आप लोग की रिजल्ट तैयार हो रही है। 10 पार्टिसिपेंट बोले, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा तो आपको ये समझना चाहिए जो अच्छा किया, जो किसी का कम नंबर आया। इसमें किसी भी पार्टिसिपेंट ने ओवरऑल 10 पार्टिसिपेंट जो मैंने सबका लिखा है, 10 पार्टिसिपेंट ने किसी ने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं की, ग्लोबल इंडिया की बात नहीं की। इसके बाद कुछ और पहलू हैं, नारी कल्याण की बात हुआ, जैसे कि शिव बंधुज ने पर्यावरण की बात की, स्वच्छता की बात की, नमामि गंगे की बात की, आपने वृक्षारोपण की बात की। आपका बहुत अच्छा स्पीच चल रहा था, लेकिन आपने 3 मिनट 2 सेकंड में कुछ बातों को छोड़ते रखा। नूरी जी, नागरिक कर्तव्य की आपने बात किया, स्वच्छता के बात की आपने, गंगा नदी के बारे में आपने बात किया, बालिका शोषण के बारे में बात किया। अभी कुछ पहलुओं को छुट्टी छोड़ दी। लक्ष्मी, आपका 3 मिनट 16 सेकंड आपका स्पीच चला। लक्ष्मी, आपने पर्यावरण पर बात किया, गंगा के प्रदूषण से जीव खतरा पर आपने अपना बात रखा। आपने बात रखा कि लोग यहाँ से एजुकेशन लेकर विदेशों में सेवा करने जाते हैं, जिससे उस तरह से कहिए कौशल का हमारे देश को फायदा नहीं मिल पाता, इसकी आपने चर्चा किया। आपने बालिका सुरक्षा का भी चर्चा किया। आपका यही कंटेंट करना चाहता है। और रानी, आपने संविधान की बात की, संविधान के ही मौलिक कर्तव्य की आपने बात की, संविधान से मौलिक कर्तव्य को जोड़ते हुए आपने बात किया। मौलिक शिक्षा जो आपने बोला कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के बारे में आपने बात किया। अनुशासन में रहने की आपने सलाह दिया। साथ ही साथ आपने डॉक्टर बनने की जगह दी है कि डॉक्टर हम बनेंगे। डॉक्टर का आपने भगवान का रूप दिया, कि भगवान की चर्चा की आपने। तो आपकी ये ओवरऑल ये पहलू है। मैं इसलिए इसको खोल रहा हूँ ताकि आप अपने में भी आप, क्योंकि हम लोग बैठ कर ऐसा नहीं कि आपको ओवरऑल आपका एनालिसिस हम लोग कर रहे थे। आपका टोटल स्पीच 3 मिनट 38 सेकंड में पूरा हुआ। इसके बाद शिवानी, जिनका कि पूरा 3 मिनट 31 सेकंड हुआ, आपने बात बहुत अच्छी रखी। मोबाइल से पढ़ने से कोई समस्या नहीं आई, इसे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो मोबाइल से कॉन्टैक्ट हो गया था। पढ़ने से हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका कॉन्टैक्ट जो आपका, मैंने शुरू में बताया कि 25 नंबर हमको बॉडी लैंग्वेज पर देना था, आपके कॉन्टैक्ट पर देना था। तो आपका थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज होगा, ज़्यादा मोबाइल से कॉन्टैक्ट है, जो भी आपने रखा था सामने, मतलब कि निर्णायक मंडली को पता चल गया कि आप देखने को नहीं है। देखने से हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। देखने के बाद आपने अधिकार और दायित्व की बात की, आपने भक्ति की बात की, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की आपने बात किया कि किस तरह राष्ट्रीय अखंडता ये है। अपने अपने संस्कृति और विरासत की बात की कि कैसे जो है और हमें जो विरासत में मिली हुई संस्कृति उसकी कैसे रक्षा करनी चाहिए। बहुत अच्छा बात थी, लेकिन कुछ कंटेंट को छोड़ी और आप डायरेक्ट जो मोबाइल के कॉन्टेक्ट में आ गए, तो थोड़ा सा आपका नकारात्मक बना। रिमझिम, आपने शिवानी, आपने 3 मिनट 31 सेकंड आपका स्पीच रहा। रिमझिम, आपने स्वच्छता की बात की, धर्म की रक्षा की बात करती हैं आप, कृष्ण की बात करती हैं, राम की बात करती हैं, मतलब धर्म की रक्षा की बात करती हैं। इसके बाद महिला उत्पीड़न पर भी आप बोलती हैं कि हमारे देश में महिला असुरक्षित है, और जागरूकता की बात आपने किया। तो आपका नहीं 5-6 टॉपिक के बीच आपका भी स्पीच रहा। आपने 3 मिनट 18 सेकंड आपका जो स्पीच था, 3 मिनट 18 सेकंड। विशाल जी, आपने लोकतंत्र की बात किया, लोकतांत्रिक देश से ही आपका स्पीच स्टार्ट हुआ और पूरा लोकतंत्र से दायित्व और कर्तव्य तरफ चले गए। मौलिक अधिकार की बात किए और प्रकृति से चिपको आंदोलन, जो बहुत अच्छा पर्यावरण सुरक्षा है, चिपको आंदोलन जो चला था उसका आपने किया। अंत में आप कविता पाठ किए और 3 मिनट 40 सेकंड में आपका ये रहा। ठीक है। संजू जो है 2 मिनट 58 सेकंड, 2 मिनट 58 सेकंड आपका स्पीच रहा। धर्मनिरपेक्षता से आप स्टार्ट करती हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और शिक्षा पर आप बात करती हैं, पर्यावरण की बात करती हैं। कोरोना काल में आप नैतिक कर्तव्यों की बात की, अलग कंटेंट था। कोरोना काल
की याद आपको, क्योंकि जुगो तो को नहीं भूलेगा। और आपका टोटल 2 मिनट 58 सेकंड का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहा। प्रकाश जी आप भी प्रजातांत्रिक देश से अपनी स्टार्ट करते हैं अपने स्पीच को, गरीबी से बेरोजगारी पर बात करते हैं और इसके बाद नारी पर भी बात किए और आप बहुत सारे कॉन्टेक्ट छोड़ दिए। आपका स्पीच 1 मिनट 40 सेकंड। राहुल जी आपने संविधान से स्टार्ट किया, संविधान कानून की बात की, आप लखनऊ यात्रा की चर्चा की, अपना भौतिक अपना एक्सपीरियंस रखे, सरकारी संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए, इसकी आपने बात की, महंगाई से रिलेटेड बात की और इन्हीं मुद्दों के गिर्द आपका स्पीच 4 मिनट 3 सेकंड तक रहा। हम ये इसलिए बताए सारे लोगों का, मैंने अभी रिजल्ट में 1-2 मिनट और देरी है, जितने भी पार्टिसिपेंट ने अपनी बातों को रखा। निर्णायक मंडली क्योंकि विदेश की विवाद हुई, नैतिक कर्तव्य में जो मेरा जो मानना था, हमें सुनने के लिए व्याकुल थे कि संविधान के, चूंकि मैं शिक्षक हूँ और संविधान के चूंकि जब तक रेडी हो रहा है मैं कुछ अपनी बात रख देना चाहता हूँ। नागरिकों का कर्तव्य है, नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और ध्यान से सुने मेरी बात को। नागरिक का जो कर्तव्य है, ऐसा नहीं है कि संविधान में जो मेरा जो है, संविधान के जो भाग 4 क्रम में और 51 क्रम या आर्टिकल 51 क्रम इसका वर्णन किया गया है। संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छे तरीके से अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों का, उसके लिए है 10 मौलिक कर्तव्य का 11वां शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा जो आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा है। संविधान की बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार यही 11 है। मौलिक अधिकार जो दोस्तों इसलिए बना है कि मौलिक कर्तव्य इसलिए बना है कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मैं अपने परिवार का, मैं अपने समाज का, मैं अपने राज्य का, मैं अपने देश की रक्षा कर सकूं। मतलब आपका ऐसा कर्तव्य होना चाहिए कि आपके पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ, आपके परिवार के ग्रोथ के साथ साथ आपके राष्ट्र के विकास में आपके कर्तव्य का योगदान। मतलब आपका कर्तव्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कर्तव्य से आपका तो विकास हो रहा हो लेकिन देश का उससे विकास हो रहा है। क्योंकि देखते हैं समाज में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसको आजकल मोरल बिजनेस कहता है लोग, क्या तुम गंजा का बिजनेस कर रहे हैं, दारू का बिजनेस कर रहे हैं, पर्सनल तो आपका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आपके एक पर्सनल ग्रोथ से समाज का विनाश होता है, तो ओवरऑल उससे क्या होता है, निर्णायक मंडली जब रिजल्ट तैयार होगा हमको सूचना दे देंगे। तो आपका जो कर्तव्य होगा, आपका कर्तव्य संविधान सापेक्ष होना चाहिए, आपका कर्तव्य देश सापेक्ष होना चाहिए, जो देश के निर्माण में सहायता करे, संविधान के आगे बढ़ावा में करे, दूसरे के विकास में सहायता प्रदान करे। बालिका संरक्षण में आपका कर्तव्य, आप बालिका संरक्षण का क्या मतलब है, बालिका शिक्षा पर जोर दीजिए, बालिका के बचाव पर जोर दीजिए, बालिकाओं के शिक्षा पर जोर दीजिए, बालिका के सुरक्षा पर जोर दीजिए, बालिका जो घर में बूढ़ी माँ है उन पर जोर दीजिए। यानी ये आपका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य पर्यावरण सुरक्षा से है कि पर्यावरण कैसे बचाया जाए और पर्यावरण को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपका क्या कर्तव्य है, हमारे देश का नाम कैसे आगे हो। जैसे एक लड़की ने बोला कि मैं डॉक्टर बन के देश का सेवा करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात बोली, ये भी आपका कर्तव्य है कि आप एक देश का अच्छा नागरिक बन के, एक अच्छा नेता बन के, एक अच्छा वकील बन के, एक अच्छा डॉक्टर बन के, एक अच्छा IAS बन के, शिक्षक बन के अपने कर्तव्यों का, जिस क्षेत्र में है अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये आपका कर्तव्य होगा जो राष्ट्र के विकास में सहायक होगा। आप पर्यावरण की रक्षा करें, आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दें, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ आपके जो एकेडमिक शिक्षा है उसके साथ साथ आपका नैतिक शिक्षा पर भी जोर देना होगा। क्योंकि आज हमारी समाज आज आगे बढ़ रही है, शिक्षा ले रही है, लेकिन नैतिक शिक्षा को छोड़ते जा रही है। जहाँ एक तरफ समाज में शिक्षा दूसरे रूप के एक से एक विद्वान पैदा हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे माता पिता गांव में अकेले घर में रहते हैं, उनके 2 बच्चे अमेरिका में जाते हैं। पता चलता है, हम आश्चर्य करते हैं, लाइव बात बताते हैं
कि माता पिता मर जाते हैं और उनको आने की छुट्टी नहीं मिलती है। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। आपकी शिक्षा समाज का निर्माण करे। आपका शिक्षा, आपका जो कर्तव्य होगा, संस्कार का निर्माण करे, समाज का निर्माण करे, राष्ट्र का निर्माण करे। बंधु, मैं अपने वाणी को ज्यादा नहीं दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ अंत में, आप लोग यहाँ युवा हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं युवा हैं, आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, आपका काम क्या करना चाहिए। आप में बहुत एनर्जी है, युवा है। युवा का मतलब होता है निर्माण का प्रतीक। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको युवा इसलिए आप हैं क्योंकि आप में कुछ भी करने की क्षमता है। आप में वो एनर्जी है जो आप पत्थर को पानी बना सकते हैं, आप जो है चट्टान को राख बना सकते हैं, और नहीं तो क्या है, पानी भी आपके मार्ग में बाधा आएगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, मैं शैलेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे मंच को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बार बार आने का मौका मिलता है। मैं इस मुनि के धरती का मन करते हुए आप लोग एक संदेश देना चाहता हूँ युवाओं को कि क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ करिए। क्योंकि वसुधा का नेता कौन हुआ, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, यत्रिता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, भिगने में रहकर काम किया। क्योंकि जब मानव जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी क्योंकि आपका रिजल्ट तैयार हो गया है। और सर आपके तिवारी सर आपके मंच, आपके सभागार में आ गए हैं। इनके स्वागत में एक जोरदार ताली दिया जाए। और इन्हीं सबके साथ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो कम आएंगे, अंतिम मेरी वाणी, जो इस प्रतियोगिता में असफल करेंगे उनके लिए विशेष मैसेज। असफलता से सीख लीजिए। मैं असफल हूं क्योंकि 1 2 3 की घोषणा होगी। असफल लोग जो होंगे वहां यहाँ से हार नहीं मानना है। बाकी का हार नहीं मानूंगा, रार मानूंगा, रार नहीं मानूंगा। जो असफल करेंगे वो हरी एनर्जी के साथ अगली प्रतियोगिता का इंतजार करेंगे और शैलेश सर हमेशा पूछेंगे मेरी बारी होगी कब आएगी। और जो जीतेंगे वो घमंड में न बैठकर इससे भी अच्छा करेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी मंगलमय यात्रा की मैं शुभकामना देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब हम लोग का रिजल्ट तैयार है, कुछ ही पलों में आपका निर्णय सुनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। अधिकार और दायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही साथ साथ चलते हैं। यदि हम अधिकार रखते हैं तो हम उन अधिकारों की भी रखते हैं। जहाँ भी हम लड़े, चाहे वो घर, समाज, गाँव, राज्य या देश ही क्यों न हो, वहाँ अधिकार और दायित्व हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। भारतीय नागरिकों बीच वाला जो कुर्सी होगा मेन वाला, उसमें श्रेयांश सर राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। हमें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पालन किए गए विचारों के मूल्य का सम्मान करना चाहिए। हमें देश की भक्ति, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। हमें देश की रक्षा करने के साथ ही भाईचारे को बनाने रखना चाहिए। हमें अपने सांस्कृतिक विरासत स्थलों को संरक्षण और रक्षा करनी चाहिए। हमें प्राकृतिक वातावरण की रक्षा, संरक्षण और सुधार करना चाहिए। हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। हमें वैज्ञानिक खोजों और जांच की भावना विकसित करनी चाहिए। हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि से हर प्रत्येक से प्राप्त करनी चाहिए। और जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ सफाई की पूरी से पूरी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जो भी हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक का कुछ आता है दुकान से, वो जो भी प्लास्टिक होते हैं अपने घर के इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन इधर उधर नहीं, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अपने घर की सफाई पहले कीजिए, उसके बाद देश की सफाई कीजिए। और देश की घर की सफाई होने के बाद आप देश की सफाई कीजिए। उसके बाद मैं यह कहना चाहूंगी कि सभी नागरिक एकजुट होकर इस नागरिकों के कर्तव्य की भावना को समझेंगे तो
धन्यवाद। अगले पार्टिसिपेंट हैं रिमझिम कुमारी राव। नमस्कार, मेरा नाम रिमझिम कुमारी पाठ है। आज मैं आप सभी के सामने मेरा विषय है नागरिकों में कर्तव्य की भावना। सर्वप्रथम मैं स्वच्छता के ऊपर कुछ कहना चाहूंगी। हम लोगों को अपने अधिकारों का तो मूल ज्ञान होता है कि हमें कहाँ पर हमारा क्या अधिकार है, लेकिन हमारे कर्तव्य का हमें कोई भी भान नहीं होता। हम जाते हैं, मैंने अधिकतर जगहों पर देखा है कि प्लेटफॉर्म पे लोग पान खाकर थूक देते हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि इस जगह पे हम बार बार आ सकते हैं। वो लोग थूक के चले जाते हैं और फिर सरकारी कर्मचारी उसे साफ करते हैं। लेकिन हमें यह भान होना चाहिए कि हमारा ही देश है, अगर हम इसे ही गंदा करेंगे तो हमारा जो मूल हम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। उसके बाद मैं अपने देश के बारे में ये कहना चाहूंगी कि नागरिकों को सर्वप्रथम अपनी स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस देश के अंदर राम जैसे बड़े और गुणी लोग थे जिन्होंने धर्म के लिए अपने बहुत सारी चीजों को निछावर कर दिया, लेकिन हम लोग अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल भी सावधान नहीं है। हम लोग अपनी गंगा माँ को इतना दूषित कर देते हैं कि आज उनके लिए हमें स्वच्छता अभियान चलाना पड़ा। हम लोग को ये भान होना चाहिए, जिस गंगा नदी में हम जाकर अपने पाप धोते हैं, उस गंगा नदी को ही हमारे गंदा कर देंगे तो पाप होने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। गंगा नदी आज इतनी गंदी हो चुकी है कि भारत के सरकार को गंगा नदी साफ करने के लिए अभियान चलाना पड़ा। क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि हम उस गंगा नदी को साफ रखें? क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि उसमें हम अपना कचरा नहीं फेंकें? आज जब किसी के घर पे कोई पशु मर जाता है तो जाकर उसे गंगा में फेंक देता है और कहता है चलो उसका उद्धार हो जाएगा, लेकिन ये कहने से नहीं होगा। उसी गंदगी में जाकर आप अपना पाप धोएंगे। जब गंदी जगह पे ही आप जाकर अपना पाप धोएंगे तो आप उस निर्मल होंगे ही नहीं। इसके लिए हमें अपनी गंगा माँ को स्वच्छ रखना होगा। गंगा माँ में जो हम अपने कचरे फेंकते हैं उन्हें नहीं फेंकना होगा। पूजा की सामग्री पूजा करने के बाद हमें वहाँ नहीं फेंकनी चाहिए, बल्कि उसे अपने घर के पास एक गड्ढे में डाल देनी चाहिए। इससे वह एक मिट्टी के रूप में उत्पन्न होगा और हमारी माँ गंगा भी गंदी नहीं होगी। अब इसके बाद मैं महिलाओं के ऊपर कुछ कहना चाहूंगी। महिलाओं का इस भारत में बहुत उत्पीड़न हो रहा है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता आया है, लेकिन इस आधुनिक युग में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। महिलाओं को इस भारत में लोग माता के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इस आधुनिक युग में हम भारत में महिलाओं को माता के रूप में नहीं जानते हैं। यहाँ पर उनके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि वही महिला किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी और किसी की पत्नी भी होगी। हमें अपने देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हम एक नागरिक हैं और नागरिक का कर्तव्य हमें निभाना चाहिए। इसलिए मैं अपनी वाणी को यह विराम देती हूँ और आप सबसे आशा करती हूँ कि आप मेरी बात सुनने के बाद नागरिक के कर्तव्य के ऊपर ध्यान देंगे। नमस्कार। अगले पार्टिसिपेंट है विशाल जी छठुलाल यादव, चौसा बक्सर। मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं कक्षा 11वीं से हूँ। सर्वप्रथम मैं नेहरू युवा केंद्र के उन सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद एवं नमन करता हूँ जो हमारे भविष्य के लिए चिंतनशील है तथा अपना महत्वपूर्ण समय दे करके आज हमारे भविष्य को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ उपस्थित है तथा यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, आप लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दे करके हमारी प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के लिए, हमारी प्रतिभा को उत्तेजित करने के लिए दिया है। मैं आज आप लोगों के समक्ष नागरिकों के बीच कर्तव्य की भावना को लेकर के अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उत्तेजित हूँ, जो कि इस प्रकार है। हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां नागरिक पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं।
देश के नागरिकों को अपने देश के प्रति कुछ दायित्व और कर्तव्य भी हैं। दायित्व और अधिकार दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। हम जहां भी रहते हैं, चाहे वो गांव, समाज, शहर या राज्य या हमारा देश ही क्यों ना हो, अधिकार और दायित्व हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलता है। भारतवासियों को, भारत के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जिन अधिकारों के बिना अच्छा जीवन संभव नहीं है। अच्छा जीवन आधारभूत परिस्थितियों को जीने के लिए दिए गए हैं। इसके बिना किसी भी भारतीय नागरिक के व्यक्तित्व तथा आत्मविश्वास में वृद्धि नहीं हो सकती। हमें भारत का एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमें पर्यावरण तथा मिट्टी, गंगा नदी तथा प्रकृति से उपस्थित सभी चीजों को अच्छे से रखना चाहिए तथा इनमें वृद्धि करना चाहिए। लेकिन महोदय, मैं आज की वास्तविकता पर बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ मूल बात पर। जब बात अधिकार की आती है तो हम ये स्वार्थी हाथ अपने ऊपर उठा लेते हैं, और जब बात दायित्व की आती है तो हम हाथ समाज के ऊपर उठा देते हैं। ये कहीं ना कहीं ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि नागरिकों के बीच कर्तव्य की भावना यही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम उस देश के रहने वाले हैं जहां चिपको आंदोलन में प्रकृति को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी थी। हमें अपने अंतरात्मा को जगाना होगा। हमें भारत को विकासशील से विकसित बनाना होगा। मैं मानता हूं कि एक लोगों से नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि एक दिन जरूर होगा। मैं अगले कुछ पंक्तियों में, 2 लाइनों में अपनी पूरे इस पाठ का वर्णन करना चाहता हूं। अगर जिसको वर्णित किया जाए तो इसे पन्ने से पन्ने भरे जा सकते हैं। हाथ से नहीं लिखता मैं, ना ही कविता लिखता हूँ। हाथ से नहीं लिखता मैं, ना ही गजल लिखता हूँ, ना ही लिखता कविता मैं, बस चीख लिखते जाता हूँ। ना ही लिखता कविता मैं, बस चीख लिखते जाता हूँ। भारत मेरा, देश मेरा तड़प रहा है, चीख लिखना चाहता हूँ। देश मेरा तड़प रहा है, चीख लिखना चाहता हूँ। अधिकार और दायित्व मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। अधिकार और दायित्व मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। देश मेरा चीख रहा है, वो चीख सुनाना चाहता हूँ। देश मेरा चीख रहा है, वो चीख सुनाना चाहता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। अगले भागीदार हैं संजू कुमारी राजूनाथ घुमरी। मैं संजू कुमारी यहाँ सभी उपस्थित मंच अतिथियों को मेरे तरफ से नमस्कार करती हूँ। मैं आज एक विषय पर बोलना चाहती हूँ, जो है विषय नागरिक में कर्तव्य की भावना। हम भारत देश के नागरिक हैं और हमें हर नागरिक में ऐसा कर्तव्य होना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे। हम एक ऐसा नागरिक हैं, हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ अनेक धर्मों के मिल से बना है भारत। जहाँ हमें शिक्षा को लेकर ही हम बात करते हैं, तो हमें सभी जगह शिक्षा को बढ़ानी होगी। जैसे हमें छोटे छोटे बच्चों को, जहाँ गरीब है वहाँ पर शिक्षा नहीं, उनको शिक्षा नहीं मिलती है। ग्रामीणों को नहीं शिक्षा मिल पाती है, अच्छी शिक्षा। उनको हमें ऐसा मोटिवेट करना होगा कि आप कहीं और शिक्षा कीजिए। और हमें बेरोजगारी निश्चित बढ़ती गई है कि जो शिक्षित है पूरा, उनको भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और मैं बात करना चाहूंगी महिलाओं पर, जो महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद भी अगर ससुराल में जाती है तो उनको बहुत शोषित किया जाता है, दहेज के लिए या किसी और के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम बात करना चाहेंगे पर्यावरण पर, जो हमारे देश में बहुत ही बढ़ती जा रही है। हम एक देश के भारत देश के नागरिक है। हमको एक ऐसा नागरिक बनना चाहिए जहाँ हर एक जगह सबको बताना चाहिए कि आप एक पेड़ लगाए, कुछ ना करें तो एक अवश्य पेड़ लगाए। एक पेड़ से हमें बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारी जान की बहुत आवश्यकता है। आज जैसे हम देखते हैं, कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत हो गई थी। हम सिलेंडर के लेकर यहाँ वहाँ घूम रहे थे। वही हमें
गया। इतना ही करके हम बैठने में बैठ गए। सिमरी। अगले पार्टिसिपेंट हैं प्रकाश कुमार। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। प्रकाश जी, आप किसी पर पढ़ने से हैं? मेरा नाम प्रकाश कुमार है। आज मैं आप लोगों को नागरिकों में कर्तव्य की भावना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजा ही राजा होती है देश की। इसलिए सरकार चाहे कितना ही कुछ कर ले, लेकिन जब तक प्रजा आगे नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ तक बात हम करते हैं अपने देश की समस्याओं की, जैसे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, स्वच्छता, प्रदूषण, ये सब हमारे देश की समस्याएं हैं। इसमें हम अपने नागरिकों को अपने कर्तव्य और दायित्वों को पूरा भाग देना चाहिए। देख लो। आने वाले समय में भारत को मैं कुछ इस तरह से देखना चाहता हूँ कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से एक शक्तिशाली और समृद्ध देश बने। उस समय तक भारत के सभी नागरिकों को आवश्यक शिक्षा और रोजगार मिल जाएंगे। 2047 तक भारत एक ऐसा देश होगा जहाँ पर जाति, धर्म, लिंग के अनुसार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में मुख्य समस्याएं भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, भाषावाद, आतंकवाद, महंगाई, निरक्षरता जैसी समस्याओं भरी पड़ी है। इन सबको निपटाने के लिए हम सभी नागरिकों को ही आगे आना पड़ेगा। मेरा मानना है कि हम सभी भारत संविधान में उल्लेखित कर्तव्यों का सही से निर्वहन करें तो जल्दी भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर जाएगा। मेरे सपनों के भारत में सभी देशवासी आपस की एकता की भांगा में घुल जाएंगे, उनमें किसी भी तरह का द्वेष न होगा। तो इस तरह मेरा भारत एक महान और आदर्श राष्ट्र के रूप में पहचाना जाएगा। अगले भागीदार हैं राहुल राय, सिमरी। वंदनीय मातृभूमि, प्रातः स्मरणीय महासादे और हम युवाओं के प्रयासों विवेकानंद जी। मंच के औपचारिकताओं को ही छोड़ते हुए मैं सीधे अपने विषय पर फोकस करना चाहूंगा कि हम इस देश के बतौर नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, इस देश को हम किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम सब युवाओं को इस देश के संवैधानिक व्यवस्थाएं को ध्यान में रखते हुए इस देश के संविधान को पालन करना चाहिए। यदि इस देश का संविधान नहीं है तो हम और आप नहीं हैं। बहुत आसानी से कुछ लोग ये कह देते हैं इस देश का लोकतंत्र विफल हो चुका है। मित्रों, इस देश का लोकतंत्र विफल नहीं हुआ है। इस देश के लोकतंत्र को विफल बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इसका विकल्प ढूंढना उतना ही कठिन रास्ता है। मित्रों, सरकार के हर छोटे छोटे समस्याओं का यदि विरोध करना होता है या हर छोटे छोटे एजेंडों का यदि विरोध करना होता है तो सीधे तौर पर देश की युवा देश की सरकारी संपत्तियों को नुकसान करने को तुल जाते हैं। चाहे कानपुर का रेल हादसा हो, चाहे किसान आंदोलन हो या चाहे अग्निवीर योजना का विरोध करना हो, यदि किसी भी चीज का कोई विरोध करना है, यदि वह जनहित में होता है तो विरोध होना चाहिए। सरकार यदि कुछ रद्द करती है तो विरोध होना चाहिए, लेकिन सरकारी संपत्तियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मित्रों, लाखों करोड़ों का रेल जलाया गया, इस रेल का नुकसान पूरे भारतवासियों के नागरिकों को झेलना पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी और इस देश में आतंकवाद का बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, इसलिए यदि कोई भी आंदोलन, कोई भी योजना का किसी चीज का विरोध करना है तो विरोध होना चाहिए। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से विरोध होना चाहिए। सरकारी संपत्तियों का नुकसान के विरोध नहीं होना चाहिए। मित्रों, एक बार जब मैं एक एग्जाम देने के लिए लखनऊ में गया था, एग्जाम देने के बाद रात में ठहरने के लिए होटल में गया तो एक छोटा सा बच्चा वहां पे था जो होटल में काम कर रहा था। मैंने होटल वालों से पूछा कि भाई साहब, ये बच्चा का पढ़ने लिखने का उम्र है, आप इसको होटल में काम क्यों करवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, उस होटल वाले ने कहा, तुम जाओ जाकर
अगर के नेता हम पीएम के एमएलए बन जाओ आए हो शिक्षा देने के लिए। उसी दिन मैंने ठान लिया कि नेता बनना किसी तोप का नाम है, एमपी बनना एमएलए बनना किसी तोप का नाम है। तो इस तोप में एक को बम के बोला मैं भी डालूंगा। मित्रों उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं अपने गांव से 18 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए प्रेरित नहीं करना, काम नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। किसी होटल में किसी कंपनी में जाने से मना करूंगा। यदि आपको शिक्षा नहीं मिलती है तो आपको बेसिक शिक्षा देने का जिम्मेदारी मेरी बनती है। उसी दिन मैंने मन में ठान लिया कि मैं अपने गांव के 20 बच्चों को साधारण शिक्षा फ्री में निःशुल्क देने के लिए तैयार रहूंगा। और इसका काम एक छोटा सा शिक्षण संस्थान चला करके मैं कर रहा हूँ। यदि किसी के पास कॉपी किताब की व्यवस्था नहीं है तो बतौर नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते मैं एक छोटा सा शिक्षण संस्थान चला करके कुछ इधर उधर से करके मैं बच्चों को पढ़ने के लिए कॉपी किताब का व्यवस्था कराता हूँ, पेन का व्यवस्था कराता हूँ, ताकि कोई शिक्षा नहीं मिलने के जगह में ये मत ठान ले हम पढ़ने के लिए हम तो पढ़ नहीं सकते हैं, मेरे पास सुविधाएं नहीं है। तो बस एक छोटा सा मजदूरी काम है, हम जाकर कंपनी में काम करेंगे, होटल में काम करेंगे, लेकिन उन लोगों को मैं अपने गांव के बच्चों को मैं शिक्षा फ्री शिक्षा देता हूँ। साधारण कुशल शिक्षा देने को तो मेरे पास होता है नहीं, लेकिन मैं साधारण शिक्षा देने के लिए मैं बिल्कुल इतना सशक्त हूँ और मैं इस पैमाने पर मैं काम कर रहा हूँ। मित्रों एक चीज और सबसे बड़ी व्यवस्था जो गुरु व्यवस्था बनी हुई है किसान की है। किसान लगातार दिनों दिन आत्महत्या करते जा रहे हैं। आप सबको पता होगा कि दुनिया में किसी भी फैक्ट्री में कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जो खाया जा सकता है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी में देश की सारी फैक्ट्रियां बंद होने लगी, उस समय टाइम हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी आप लोगों के सामने युवा उत्सव कार्यक्रम के तहत युवाओं का भाषण प्रतियोगिता में भाग लिए जज लोग अपना मूल्यांकन कर रहे हैं कि इनको कितना मार्क्स मिला। इसके बाद आप लोगों को 60 प्रतिभागी अभी केवल खाना खाने के लिए जाएंगे, केवल 60, क्योंकि वहाँ पर बैठने की व्यवस्था 60 है, फिर 60 आ जाएंगे, फिर हो जाएंगे। उसके बाद अभी बाकी लोग यहाँ बैठे रहेंगे और हमारा कल्चर प्रोग्राम जो है अभी शुरू होगा। पूरा स्टेज ये हट जाएगा, बेड जो भी है और जितने भी चेयर है सारा नीचे चला जाएगा। अभी तो इस साइड से 60 लोग मैं देख ले रहा हूँ, वहीं तक खड़ा हो जाएगा। वहाँ पर जाकर खाना के लिए देखना, ये भोज वाली बात हो जाएगी कि कुर्सी का छीना छीन, ये नहीं करना। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदाम्, द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। रत्नाकराधौतपदं नालेखि ब्रह्मराजी सत्यनारायण वंदे भारत मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। अब थोड़ा आपके अंदर से हम गर्मी आ गया होगा, बैठे बैठे थक गए थे। अभी आप लोगों के सामने दीप प्रज्वलन मंत्रोच्चारण के साथ होगा और मैं चाहूंगा हमारे नेहरू अकेडमी के जिला युवा पदाधिकारी महोदय से आग्रह करता हूँ
कि वो हमारे शिवांश तिवारी जी को शॉल देकर सम्मानित करें। शॉल देकर हमारे युवती का सम्मान करेंगे शिवांश तिवारी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आपने सूत्रधार की भूमिका निभाई। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नेहरू युवा केंद्र बक्सर के जिला युवा अधिकारी श्री सागर महेश्वरी जी से आग्रह करता हूँ कि वो आए और अपने आशीर्वचन से हमारे मित्रों का स्वागत अभिभाषण और प्रतिभागियों का आभार करते हैं। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग ब्लॉक से बक्सर जिले के आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना एक कीमती समय निकाला और इस कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज यह कार्यक्रम जिला युवा उत्सव भारत के 623 जिलों में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जो है वो युवाओं में छुपी प्रतिभा, युवाओं में छुपी जो उनकी अलग है, उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना और उसको एक आगे ले जाने के लिए सरकार द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें इस कार्यक्रम में टोटल 6 इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पेंटिंग, पोएट्री, फोटोग्राफी, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, कल्चरल इवेंट, डिस्ट्रिक्ट यूथ कन्वेंशन। अभी तक हम लोग जितने भी प्रोग्राम्स NYK, नमामि गंगे या फिर NCC, NSS द्वारा ऑर्गेनाइज होते थे, सारे ही प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते थे ऑर्गेनाइज या ब्लॉक लेवल पर ऑर्गेनाइज होते थे और उनके जो विनर्स होते थे वो वहीं पे जाके समाप्त हो जाते थे। उसके आगे उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था डिस्ट्रिक्ट लेवल विनर्स को। बट दिस प्रोग्राम विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी। यह कार्यक्रम आपको एक अवसर प्रदान कर रहा है जिसमें यहाँ के जो फर्स्ट विनर होंगे प्रत्येक कार्यक्रम के, उसको हम राज्य स्तर पर भेजेंगे तथा राज्य स्तर से जो प्रतिभागी विजेता होगा वह नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग में जाके परफॉर्मेंस देगा। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि एक गांव के क्षेत्र से निकला हुआ युवा जिसने मान लीजिए फोटोग्राफी जैसे इवेंट में पार्टिसिपेट किया है या फिर पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया है, वहां अपनी प्रतिभा को नेशनल लेवल तक ले जाने का मौका यहाँ पे हम NYK द्वारा आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि यह कार्यक्रम इतना बड़ा था, इसके मैनेजमेंट के लिए हमारे जो ऑफिस स्टाफ है उन सभी लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे जो नमामि गंगे के DPO हैं शैलेश जी, बाकी हमारा जो ऑफिस स्टाफ है पूरा, हम लोग लगभग 15 से 20 दिन से लगातार डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। डेली आप लोगों को कॉल जाता होगा, पार्टिसिपेंट डिटेल्स बनाते होंगे। इतना सारा तैयारी हम लोग लगभग 15 से 20 दिन से कर रहे हैं क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो सफल हो सके। मेरी आप सभी युवाओं से एक ही गुजारिश है कि इस तरीके के कार्यक्रम जब भी बक्सर जिले में हो, आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। क्योंकि जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक और फ्लॉबैक मुझको यहाँ पे देखने को मिला वो ये था कि जब मैं पार्टिसिपेंट को पर्सनली कॉल कर रहा था तो कई बार उनकी एक त्रुटि आ रही थी कि सर इतनी दूर कैसे आएंगे या फिर कैसे हम पार्टिसिपेट ऑर्गेनाइज करेंगे। कई स्कूलों से भी संपर्क किया गया, कई कोचिंग संस्थान से भी संपर्क किया गया, लेकिन वहाँ के युवाओं में उतनी इच्छा और शिक्षा हम लोग को दिखी नहीं। क्योंकि सबके प्रयास से कार्यक्रम सफल हो रहा है, बट इस कार्यक्रम के पीछे काफी दिनों की मेहनत लगी हुई है जो आज यहाँ पर इतने पार्टिसिपेंट हम लोग देख पा रहे हैं। जब हम लोग आप लोग की एज में हुआ करते थे तो दुर्गा पूजा के पंडाल लगते थे और उनमें कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, जीके कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स में हम लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे क्योंकि हमें अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मंच मिलता था। वो तो एक प्राइवेट संस्था कराती थी, एक ट्रस्ट करवाता था, लेकिन यहाँ पे ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कराया जा रहा है। तो मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है और सिफारिश है कि इस तरीके का कार्यक्रम जब भी ऑर्गेनाइज किया जाए तो आप सभी लोग NYK कार्यालय से संपर्क करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस जिले के दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ और पत्रकारिता को एक नया आयाम देने वाले हमारे बड़े भाई मंगलेश तिवारी, जिसमें आग्रह करता हूँ कि वो मंच पे आए और आप लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद शैलेश। मंच पर मौजूद आदरणीय इस सभा की अध्यक्षता कर रहे नेहरू युवा के मुख्य पदाधिकारीगण और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्रेयांश तिवारी जी, कवयित्री मीरा जी, कवि पवन नंदन जी और तमाम लोग जो मंच पर मौजूद हैं, बड़े भाई राजीव जी, इस कार्यक्रम में आए हुए मोटा मोटी मुझे 1 घंटे हो रहे हैं और ये युवा जिस तरह से एक दूसरे को सुनने के लिए बेताब है और जिस स्थिरता के साथ, जिस गंभीरता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं, यह काबिल तारीफ है। युवाओं के लिए, आप खुद के लिए खुद एक तारीफ जोरदार बजाएं। बीते 1 घंटे से जो कार्यक्रम चला कि नागरिकों में कर्तव्य की भावना, इस पर 10 पार्टिसिपेंट्स ने आकर अपने अपने विचार रखे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने बच्चे युवा उत्सव पर हिस्सा ले रहे हैं और इसका दुख भी हुआ कि बहुत ही कम बच्चे कर्तव्य की भावना जैसे सब्जेक्ट पर विषय वस्तु की तैयारी करके आए हैं। 10 बच्चे जो प्रतिभागी यहाँ शामिल रहे, विस्तार से आदरणीय राजीव जी ने बता दिया कि आपका जो विषय वस्तु से आप किस तरह से भटक रहे थे। सर का यही कहना था कि आपको बोलना कहाँ था और आप कहाँ बोलते गए, गंगा से लेकर महिलाओं के समस्या से लेकर और बाल मजदूरी से लेकर पता नहीं कहाँ। लेकिन स्पष्टता से बात करने वाले कुछ एक लोग दिखे। वो निर्णायक मंडली के रिजल्ट से भी सामने हो जाएगा कि इन्होंने अपने विषय वस्तु, चूंकि उसमें भी 4 कैटेगरी दिया हुआ था, उसके हिसाब से आप लोगों को नंबरिंग करनी थी। तो विषय वस्तु से जो लोग भटके हैं वो एक बार जरूर ध्यान देंगे कि यह कोई जो मंच है इसमें आपको कोई नंबर मिला और इसमें अगर आप छांट दिए गए या सेलेक्ट नहीं हुए तो ऐसा नहीं है कि आपके भीतर क्षमता नहीं है, आपके भीतर टैलेंट नहीं है, बल्कि उसका मतलब यह है कि आपके भीतर उस विषय को लेकर समझ नहीं थी। कई लोग बोलते समय ये लग रहा था कि ये भाषण प्रतियोगिता थी और भाषण देने का मतलब होता है कि आपके भीतर का कॉन्फिडेंस कितना है उस सब्जेक्ट को लेकर के। 3 या 4 प्रतिभागी ऐसे थे जिन्होंने रट करके इस भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और एक तो बड़े अच्छे बच्चियों ने भी बड़ा अच्छा कर्तव्य को लेकर के बताया, किस तरह से जानकारियां संविधान में दी गई हैं और आपका कर्तव्य क्या है। एक बच्ची ने जो डॉक्टर बनने की बात कह रही थी, उस बच्ची ने डॉक्टर बनने की बात खुद की महत्वाकांक्षा भले उसने जाहिर की, लेकिन वो एक उदाहरण के तौर पर इस बात को कह रही थी कि डॉक्टर है अगर तो आपका कर्तव्य बनता है कि मरीज का रजिस्ट्रेशन और पैसा लेने से पहले उससे तमाम चीजों के आप अपने फायदे देखने के पहले आपका एक कर्तव्य बनता है सबसे पहले उसको इलाज करें। मुझे लगा कि ये उदाहरण से स्पष्ट करना चाहती थी। मतलब ये था कि एक डॉक्टर का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, एक युवक का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य युवक नहीं कर रहे हैं, एक पत्रकार का जो कर्तव्य है वो पत्रकार नहीं कर रहे हैं। सबके अलग अलग कर्तव्य हैं। आप जिस उम्र में हैं, आप जिस काम में हैं, वहां आप अपने कर्तव्य क्या है ये आप स्वयं से समझ सकते हैं। जिस तरह से राजीव जी ने बताया कि एक जो इस देश में आदमी जन्म लेता है वो संविधान के माध्यम से चलता है। वो निर्धारित है कि भारत में आपने जन्म लिया तो आप किसी की हत्या करके और ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं पता था कि इस पर धारा 302 लगता है और मुझे फांसी की सजा हो सकती है। आप यहाँ पैदा हुए तो आपको संविधान जानना ही है और संविधान का पालन करना ही है। ऐसे देश में हम रहते हैं। कई लोगों ने मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों की जानकारियां दी। मुझे बहुत बढ़िया लगा कि बच्चे इसको लेकर के जागरूक हो रहे हैं और यह अच्छी बात है कि जो जहां है, जिस पेशा में आप है,
जिस उम्र में आप हैं, जिस कक्षा में आप हैं, जिस परिवार में आप हैं, जिस समाज में आप हैं, जिस राज्य में आप हैं, जिस देश में आप हैं, जिस धरती पर, जिस प्रकृति के बीच में आप हैं, सबके प्रति आपका अपना नैतिक कर्तव्य है। और उस नैतिक कर्तव्य को, उस नैतिक जिम्मेदारी को समझने के लिए सिर्फ आपको अपने आसपास झांकने की जरूरत है। ज्ञान वैश्विक स्तर पर आई महामारियों को लेकर के भी कई लोगों ने दिया। कोरोना काल में क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। बच्चों ने भाषण में तमाम तरह के नारे और बातें रखी कि गंगा में गंदगी फैला रहे हैं, फेंक रहे हैं कचरा, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि वही बच्चियां वही प्लास्टिक लेकर के सब्जी खरीद करके घर जाएंगे शाम को। तो ये होता है। इसी वजह से यह दुर्गति है देश की, इसी वजह से यह दुर्गति है समाज की, इसी वजह से युवा सही रास्ते पर नहीं है। सिर्फ मौलिक कर्तव्यों या नागरिकों के कर्तव्यों पर भाषण दे देने से या उसकी तैयारी आपके भीतर से कर लेने से, उसके विषय में इंटरनेट से सर्च करके 4 बातें कह देने से या यहाँ से फर्स्ट कर देने से आप स्टेट लेवल पर भी फर्स्ट कर जाएं, देश लेवल पर भी फर्स्ट कर जाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग आगे बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ भाषण दे करके इन दायित्वों की पूर्ति कर दें। आपको कर्तव्यों की पूर्ति करनी है, कर्तव्यों को जीना है, तो सबसे पहले आपको अपने नैतिक कर्तव्यों को देखना होगा कि आपका अभी दायित्व क्या है, समाज में दायित्व क्या है, परिवार में दायित्व क्या है, सरकार में दायित्व क्या है, स्टेट लेवल पर क्या है, नेशनल लेवल पर क्या है, एक स्टूडेंट होने के नाते क्या है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो एक स्नानार्थी के तौर पर आपका कर्तव्य क्या है, सड़क पर आप चल रहे हैं तो एक राहगीर के तौर पर आपका कर्तव्य क्या है, अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो एक बाइक चालक होने के नाते आपके क्या कर्तव्य है। इन सब चीजों की जानकारी रखना भी बहुत ही अहम होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप सभी इस जिला युवा उत्सव तक पहुंचे हैं। मोटा मोटी 150 से 250 लोग इस हॉल में पहुंचे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप सुपर ब्रेन हैं इस समाज के, तब आप इस जगह तक पहुंचे हैं और आप अपने सुपर ब्रेन का इस्तेमाल सुपर तरीके से करें। यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका मार्गदर्शन हमारे आज की जो भावी पीढ़ी है उसको मिला। और आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच में उपस्थित श्रेयांश तिवारी सर हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर बक्सर में कार्यरत हैं और इनकी एक और पहचान है 2020 का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूरे बिहार के टॉपर थे, इनके स्थान पहला था। हम युवा हैं, हम एजुकेशन में हम शिक्षा के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें श्रेयांश सर को सुनना चाहिए, सुन करके और अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक मंजिल लेकर के हमें चलना चाहिए, एक लक्ष्य लेकर के हमें चलना चाहिए। तो मैं श्रेयांश तिवारी सर से आग्रह करना चाहता हूँ कि आज आप सभी को सर मार्गदर्शित करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा जो ये जिला युवा महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें आए हुए प्यारे बच्चों, मंच पर बैठे हुए अन्य पदाधिकारीगण एवं डिस्ट्रिक्ट कमेटी, देखिए आप लोग अभी उस एज में हैं, आप अपने भविष्य को जो चाहें, जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। जो बच्ची को डॉक्टर बनना था वो अगले 2 साल 3 साल जाके पढ़ाई कर देगी तो डॉक्टर जरूर बनेगी, ठीक है। जिन बच्चों को IIT क्रैक करना है वो लग के तैयारी कर देंगे, वो लोग IIT क्रैक कर देंगे। IIT नहीं क्रैक करेंगे तो NIT क्रैक कर देंगे, ठीक है। अभी आप लोग के हाथ में सारी, मतलब आपका भविष्य जो है ना वो पॉसिबिलिटी से भरा हुआ रखा हुआ है। तो इसका इस बारे में आप लोगों को ध्यान देना है कि अगले 2-3 साल आप लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और यही आपका फ्यूचर को शेप करेंगे, है ना। आप लोग आगे जाके क्या करने वाले हैं ये यही 2-3 साल डिसाइड करेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है। एजुकेशन का एक दूसरा एस्पेक्ट ऐसा है कि आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे पढ़ाई नहीं, उसके साथ आपके सब्जेक्ट्स का पूरा अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो डेवलप होने चाहिए। इसलिए सिंगिंग कॉम्पिटिशन, आर्ट्स वगैरह के लिए डिबेट कॉम्पिटिशन, ये सब आयोजित कराए जाते हैं ताकि सिर्फ बच्चे किताबी कीड़े बनते ना रह जाए और अलग चीज़ों पर भी ध्यान दें। तो इस उद्देश्य से ये फेस्टिवल मनाया जाता है ताकि आप लोग हॉबीज भी अपने डेवलप कर सकें, ठीक है। और एक आपकी पर्सनालिटी है उसमें एक निखार है,
और देख के अच्छा लग रहा है कि खूब सारी बच्चियां भी पार्टिसिपेट की हुई हैं। और बिहार, यूपी, एमपी जैसे जो माने जाते हैं कि बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उसमें अगर लड़कियां आ रही हैं बाहर और अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री का संदेश था नारी टू नारायणी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो रहा है। और हम लोग उसमें और मेहनत करेंगे, लेकिन लड़कियों का बाहर आना, नई पीढ़ी का बाहर आना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। और हर बार इसके बाद हम लोग नवी प्रोग्राम में भी रहते हैं, जिसमें भी बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। तो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और बच्चियाँ आ रही हैं बाहर, तो बहुत अच्छी बात है। बस इसी के साथ एक और आप लोग से बोलूँगा कि फिर से वही बात बोलूँगा, आप लोग 11th में होंगे, 10th में होंगे, 9th में होंगे, 8th में होंगे, ये 2-3 साल आप लोग के जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट साल हैं। पबजी वगैरह और यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम, इसके बदले ठीक है स्वयं प्रभा चैनल जो इंडियन गवर्नमेंट का है, जिसमें फ्री में पढ़ाई कराई जाती है, 2 GB 3 GB जो डेटा आप लोग को कभी जियो से मिल रहा है, उसका यूज उसमें करिए, एग्जाम क्रैक करिए और निकलिए यहाँ से और आगे जाके वापस आइएगा जब बहुत कुछ अच्छा बनेगा और बिहार को और ऊपर लेके आइए। ठीक है, जितने मेरे एमपी में जितने फ्रेंड्स थे पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में, सब बिहार के थे। बहुत शानदार टेक्निकल नॉलेज था, लेकिन कोई लौट के बिहार नहीं आता था। हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा नॉलेज पकड़ें और वापस बिहार आके बिहार को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएं। ठीक है, तो इन लोगों का जो नॉलेज होता था वो इस तरीके का होता था कि भाई तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम कोई लिखना कैसे कोडिंग आ रहा है। ठीक है, तो लड़के बहुत तेज रहते हैं, लेकिन कोई लौट के नहीं आना चाहता। बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, यूएस, यूके, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है अगर इस बारे में थोड़ा भी सोचें कि कोई आया था तो बोल के गया, तो 2-4 लोग भी बाहर आए वापस आए तो अच्छा रहेगा। बाकी तो सब बच्चे सब लोग अपने लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन, आपका जो मार्गदर्शन था जो वो प्राप्त करके हमारी जो अगली पीढ़ी है, जो युवा है, वो अपने निर्माण के साथ, अपने चरित्र निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ेंगे और देश को एक नया आयाम देने का काम करेंगे। आज जिला युवा उत्सव के अवसर पे जो कंपटीशन हुआ था, तो उसमें 3-4 कंपटीशन हो चुका है, जिसका रिजल्ट हमारे हाथ में है। और एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि अगर सब व्यक्ति जब किसी कंपटीशन में भाग लेके जाता है तो खुद का भी लेता होता है। मतलब हम इतना हौसला लेकर के आते हैं कि हमारे मन में ये हौसला होता है कि नहीं, हम जा रहे हैं तो हम प्रथम स्थान जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन जब हम प्रदर्शित करते हैं अपनी चीज़ों को, हमारे सामने जो जज रहते हैं तो वो हमारी हर एक चीज़ों को जज करते हैं, हर एक चीज़ों को देखते हैं, बोलने का एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, इसके लिए इत्यादि सभी चीज़ों को देखा जाता है। और उनको जो बेहतर लगता है वो उसमें से 3 लोगों को चयनित करके मार्क्स दे करके और फिर वो चयन करके वो अपना रिजल्ट सुनाते हैं। तो जो भी प्रतिभागियों ने आज भाग लिया, आप अपने मन को यहाँ से छोटा करके नहीं जाएंगे। आप अगर सपोज करिए कि अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आते हैं, तो आपके मन के अंदर आज से एक संकल्प जरूर जाना चाहिए कि ठीक है, इस बार मैंने कोई स्थान प्राप्त नहीं किया, लेकिन अगली बार कंपटीशन होगा तो मैं उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करूंगी। इसलिए अपने मन के अंदर संकल्प लेके जाना है, मन को छोटा नहीं करना है। ठीक है, तो मैं हमारे जो डिग्नेटरीज हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं जब नाम पुकारूंगा तो आप लोग आएंगे और आप लोग जो लोग सभागार में हैं वो लोग जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। सबसे पहले ना भाषण प्रतियोगिता है। भाषण प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है सीता कुमारी ने। सीता कुमारी भाषण प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सीता, आइए यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र। सीता कहाँ है? सीता कुमारी भाषण
प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है नूरी कुमारी ने। नूरी पिता का नाम इरफान है। जोरदार ताली जाकर के नूरी को हौसला बढ़ाएंगे। और भाषण प्रतियोगिता में ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है लक्ष्मी कुमारी ने। लक्ष्मी कुमारी और कहीं बच्चा तो आगे और अब बारी है कविता पाठ की। कविता पाठ में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया, तृतीय स्थान प्राप्त किया मोहम्मद इरफान ने। मोहम्मद इरफान कविता पाठ में दूसरा स्थान प्राप्त किया सृष्टि कुमारी ने बनारपुर चौसा की। कविता पाठ में ही प्रथम स्थान पाया है पूजा कुमारी ने। विश्वनाथ नगर गुंडाओं। फोटोग्राफी प्रतियोगिता है, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया यास्मीन खान बक्सर की। फोटोग्राफी में दूसरा स्थान प्राप्त किया सूरज कुमार रोशन ने। सोमा के हैं सोमा। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है ज्योति कुमारी ने। फोटोग्राफी वाले प्रथम द्वितीय और तृतीय आ जाइए। फोटोग्राफी सर्टिफिकेट के साथ आएंगे। थर्ड कौन है? जिला युवा उत्सव आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक क्षण के कार्यक्रम में उपस्थित नेहरू युवा केंद्र के जिलाधिकारी श्री सागर सर, नमामि गंगे के सीओ शैलेश राज जी सर, देवराज सर, गणेश सर और बक्सर जिला के सम्मानित प्रतिष्ठित सभी अतिथि, बक्सर के संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान संतोष सर और तमाम हम सबके गार्जियन पवन मंगल केसरी सर और उपस्थित सारे बच्चे बच्चियों, हमारा कर्तव्य सभी नागरिकों का ये आपका ऑडियो को लगा हुआ सेंटेंस है। खासकर अपनी बच्चियों के लिए मैं कहता हूँ कि बच्ची आगे हमारे भारत सरकार के द्वारा तमाम प्रकार की योजना लॉन्च की गई है और मैं बच्चियों के प्रति हमेशा अग्रसर सेवार्थ रहता हूँ और चाहता हूँ कि आप आगे आए, क्योंकि हमारे सभी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और बक्सर के लिए मैं एक लाइन बोलूंगा बक्सर वालों के लिए, क्योंकि समय की कमी है, संक्षिप्त सरकारें जैसे मेरा कि तेरे शहर के मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक शाम चुरा लो। बक्सर वाले के लिए कि तेरे शहर के मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक शाम चुरा लो, अगर तुझे बुरा ना लगे, तेरे बस में है तो तू मुझको बुला जाना। ओ बक्सर वाले ऐसा कहते हैं।
शायद तुझे भूलने में मुझे एक जमाना लगे, मुझे एक जमाना लगे, क्योंकि हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य भारतीय संविधान में कर्तव्य की निष्ठा को दर्शाया गया है। आप संविधान पढ़ोगे तो भाग 4 के कम है, कर्तव्य को दर्शाया गया है। और युवाओं के संबंध में गांधी जी भी कहते थे कि देश का युवा हमारा रीढ़ की हड्डी है, और हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत तब होगा जब सभी युवाओं की भागीदारी प्राप्त होगी। तो समय की कमी है, आप सबको मैं पुनः आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए इतना जरूर कहूंगा कि आप आगे बढ़ो, बेटों का सम्मान आप करते रहिए, क्योंकि मुझे बनावटी लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, ईमान बीतता है, उन्हें बाजार अच्छा नहीं लगता। जिस घर में बेटियों का सम्मान ना हो साहब, मुझे वह परिवार अच्छा नहीं लगता, मुझे वह परिवार। आप सबको पुनः मैं संदेश से धन्यवाद। जय बक्सर, जय भारत। पेंटिंग प्रतियोगिता में जो भी प्रतिभागी भाग लिए थे उनका रिजल्ट आ चुका है। हमारे जजों के साथ तो सबसे पहले आया है कि आई है? आया है कि आई है? हमको तो लगता है कि आया है। तृतीय स्थान आई है अर्चना कुमारी डुमराव से। एक बार जोरदार ताली। बहुत मेहनत लोग किए हैं। अब उसके बाद द्वितीय स्थान आई है, सब आई ही है, ज्योति कुमारी डुमराव से, पिता दिनेश कुमार। जल्दी से आइए दौड़कर, आपका सर्टिफिकेट और प्राइज आपके हाथों में जाने के लिए बेकरार है। एक बार जोर से ताली बजाइए। अब उसके बाद अंतिम क्षण है। इसमें आया है कि आई है? सही में आई है। रश्मि कुमारी, पिता जगजीवन प्रसाद गुप्ता चौसा से। जल्दी आइए। एक बार रश्मि के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत अब अंतिम रह गया है उन लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम। पवन नंदन जी के द्वारा अपने कलम से लिखे हुए चरित्र और कलम पर पुस्तक भेंट करते हुए